नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 3 जून और 3 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट मुद्दे हैं उसके ऊपर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, जो पहला फैक्ट है वो है हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अदार पूनावाला को मैग्ना फिनकॉर्प का अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में अध्यक्ष है अदार पूनावाला, इसको किसका अध्यक्ष बना दिया गया है? मैग्मा फिनकॉर्प का अध्यक्ष इसको बना दिया गया है। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम अभी कोविड महामारी के दौरान आपने बहुत सुना होगा और इसने एक वैक्सीन बनाई है, उसका नाम है कोविशील्ड। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाई गई है। इसका अध्यक्ष का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और मार्केट में जो चल रही है कोवैक्सीन, उसका नाम है कोवैक्सीन नाम है उसका, और उसको बनाया बायोटेक भारत ने। किसने बनाया? भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया और उसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है करसन इला। दोस्तों, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो पुणे महाराष्ट्र में है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी बन गई है दोस्तों, दुनिया की बन चुकी है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में 2 जून 2021 को तेलंगाना राज्य दिवस मनाया गया। तो आपको पता है तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था ये, इसलिए इसने 2 जून को अभी हाल ही में अपना राज्य दिवस मनाया गया है। और ये उस समय जब अलग हुआ था तो भारत का 29वां नंबर का राज्य बना था। कौन से नंबर का बना था? 29वां। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। और अगर पूछा जाए आपसे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8। वर्तमान कंडीशन ये है। लेकिन उस समय ये कौन से नंबर का बना था? 29वें नंबर का बना था। देखिए, कल भी मैंने बताया था जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। जो आर्टिकल 370 के तहत उसको विशेष दर्जा दे रखा था और उसको तोड़कर उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस प्रकार उस समय तो 9 हो गए थे और लास्ट में दादर व नागर हवेली और वह सिलवासा को एक मिला दिया गया है। तो इसकी जो इस प्रकार पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी? 8 हो गई है। ठीक है, चलो अभी तो हम तेलंगाना के बारे में और स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, तेलंगाना चर्चा में है तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना के वर्तमान में सीएम कौन है, तो तेलंगाना के वर्तमान में सीएम है के चंद्रशेखर राव। अगर इनका पूरा नाम पता होना चाहिए आपको। के चंद्रशेखर मतलब के का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि तेलंगाना के वर्तमान में जो राज्यपाल है उनका नाम है तमिल सौंदरराजन। ठीक है, इनको पुडुचेरी का भी अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है। ठीक है, अगर पूछा जाए तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है? हैदराबाद है। और दोस्तों, हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, आपसे पूछा जाएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो है हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी का नाम क्या है? हैदराबाद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि लोकसभा की सीटें कितनी है तेलंगाना में, तो कितनी है? 17 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी जाती है? 7। और यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी है, तो ये आपको कमेंट्स करके बताना है कि जो तेलंगाना है इसमें विधानसभा सीटें कितनी है, कमेंट्स करके आप बता दीजिए। दोस्तों, जो तेलंगाना अपनी सीमा साझा करता है वो किस किस के साथ सीमा लगाता है? ये आंध्र प्रदेश, इससे तो अलग ही हुआ था, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगर आपसे पूछा जाए तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है उसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम है जस्टिस हेमा कोहली। क्या नाम है? जस्टिस हेमा कोहली। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दोस्तों, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी वर्तमान में कौन से मंत्री है? केंद्रीय कृषि मंत्री है। और इन्होंने अभी हाल ही में बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, वर्चुअल रूप से किया है। अब इस विकास का जो क्लस्टर विकास कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य दोस्तों वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पहचाने गए बागवानी समूह को बढ़ाना और विकसित करना। दोस्तों, स्टार्टिंग का जो कार्यक्रम होगा इसमें तो 53 समूहों में से सिर्फ 12 बागवानी समूह में कार्यक्रम लागू हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में
जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी, इसके जो वर्तमान में हेड अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया। ध्यान रखिए, इनका नाम याद होना चाहिए, क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है यहाँ से। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और शॉर्ट में भी कई बार मिल जाता है एनएचआरसी। ठीक है, एनएचआरसी का जो गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसमें ये न्यायाधीश रह चुके हैं और ये सितंबर 2020 को रिटायर्ड हो गए थे अपने पद से। ठीक है, अब इनको अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा है वर्तमान में। आपको कमेंट्स करके बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इससे पहले अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम आपको कमेंट्स करके बताना है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबीटेक बनाया। तो एमबीटेक किसके बनाया गया दोस्तों? आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया। दोस्तों, इसका काम क्या होगा? ये तापमान को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, एमबीटेक एक यूएसबी डिवाइस में आकार के भांति है, जो यूएसबी डिवाइस होता है उसकी भांति। ध्यान रखना, ये लगातार अपने आसपास का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री से लेकर +40 डिग्री तक किसी भी समय क्षेत्र में पूरे 90 दिनों के लिए एक बार चार्ज करने पर उसको रिकॉर्ड कर सकता है, यानी कि 90 दिन तक चलेगा एक बार चार्ज करने पर ये। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं, देखिए हाल ही में जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को सीबीडीटी का अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार मिला। दोस्तों, इसको 3 महीने के लिए सौंपा गया है। कितने दिनों के लिए? 3 महीने के लिए सौंपा गया है। जगन्नाथ विद्याधर महापात्र सीबीडीटी के सदस्य हैं, इनको दिया गया है। अब जो सीबीडीटी के अध्यक्ष थे जिनका नाम क्या था? उनका नाम था दोस्तों प्रमोद चंद्र मोदी। उनका अभी हाल ही में 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो अब इसलिए इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये सीबीडीटी है क्या? दोस्तों, ये एक संस्थान है जो प्रत्यक्ष करों को नियंत्रित करती है, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उन पर कंट्रोल करती है। अगर आपसे पूछा जाए इस सीबीडीटी का पूरा नाम क्या है, तो सीबीडीटी का दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और हिंदी में इसका नाम मिलता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। दोस्तों, ये जो सीबीडीटी है ये वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। ध्यान रखना, इस सीबीडीटी की स्थापना हुई थी 1924 को। कब हुई? 1924 को इसकी स्थापना हुई। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और वर्तमान इसके जो चेयरमैन थे प्रमोद चंद्र मोदी थे, लेकिन वो 31 मई को, कब? 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो गए, तो इसलिए अतिरिक्त प्रभार दे रखा है। अभी किसी को बनाया नहीं गया, सिर्फ अतिरिक्त प्रभार दिया गया किसको? जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, देखिए हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021-22 में शीर्ष पर रही। तो दोस्तों, अभी हाल ही में सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है विश्व में। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें 2000 लगभग कितनी यूनिवर्सिटी को रखा गया? 2000 को रखा गया है। अब इसमें पहला स्थान तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान दोस्तों मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्राप्त हुआ है, और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को। ठीक है दोस्तों, भारत के भी इसमें 2000 टोटल कितनी इसमें 2000, इसमें भारत के 68 संस्थान इसमें शामिल है। अब भारत में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो आईआईएम अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है, लेकिन ऑल ओवर रैंकिंग की बात करते हैं उसकी तो 415, यानी कि अंडर 400 एक भी नहीं है, 400 के बाद में ही है। तो 415 किसको प्राप्त हुआ है दोस्तों? आईआईएम अहमदाबाद को। दूसरा स्थान आईआईएससी बेंगलुरु को है, और ऑल ओवर रैंकिंग है उसकी 459। तीसरा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च है उसको, और मुंबई वाली है उसको, और टोटल उसकी रैंकिंग है 543। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के भारत में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का
कप्पा और डेल्टा नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? कप्पा और डेल्टा। दोस्तों ये कुछ शब्द होते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो इनको समझने के लिए इनका नाम रख दिया जाता है, इसलिए इनको हम बार बार बोलते हैं तो आसानी से याद हो जाते हैं। तो कप्पा और डेल्टा। दोस्तों कोविड-19 के B1617.1 जो संस्करण है उसको तो हमने कप्पा नाम दिया है, और B1617.2 संस्करण को हमने डेल्टा नाम दिया है। तो इतना जो डिफिकल्ट नाम होता है उसको शॉर्ट में क्या नाम दे दिया इन्होंने? कप्पा और डेल्टा। ठीक है। WHO दोस्तों कल भी चर्चा में आया था। WHO के बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। इसकी स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान में जो इसके हेड है, महानिदेशक है, उनका नाम है, इथोपिया के रहने वाले हैं, और उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एड्रोनम गेब्रेयेसस। ठीक है। जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह वर्तमान में जो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में पश्चिमी बंगाल सरकार ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की शुरुआत की। तो दोस्तों अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के द्वारा 3 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, और उनका नाम है, एक तो बता दिया आपको लक्ष्मी भंडार परियोजना, दूसरी है दुआरे राशन परियोजना, और तीसरी है छात्र क्रेडिट पहल। तो इस प्रकार 3 परियोजनाओं की शुरुआत की है अभी हाल ही में। जो वहाँ की वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी TMC पार्टी से बिलोंग करती है, उनके द्वारा इसकी अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। तो अब जानते हैं इस लक्ष्मी भंडार परियोजना में होगा क्या दोस्तों। इसके तहत ऐसी महिला जो किसी परिवार की प्रधान है उसको 500 रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा, जबकि जो अनुसूचित जाति और उनके परिवारों को 1000 रुपये की मदद दी जाएगी इसमें। ठीक है। अब वेस्ट बंगाल चर्चा में आया दोस्तों, वेस्ट बंगाल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अगर पूछा जाए वेस्ट बंगाल का जो वाहन अक्षर होता है वो क्या होता है? WB होता है। मोटा मोटा तो आपको यही याद रखना है। अगर पूछा जाए पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है दोस्तों उसका नाम है कोलकाता, और ये कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कोलकाता शहर, तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अगर पूछा जाए पश्चिम बंगाल के वर्तमान में CM कौन है, तो उनका नाम ममता बनर्जी है, जो कि TMC पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है। और वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है उनका नाम जगदीप धनखड़ है। और लोकसभा सीटें दोस्तों यहाँ से जाती है 42 और राज्यसभा की सीटें जाती हैं यहाँ से 16 और वर्तमान में यहाँ पर विधानसभा की सीटें 295। अगर आपसे पूछा जाए तो जो वेस्ट बंगाल है ये अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है, तो ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। दोस्तों दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, कम से कम सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? ये आप कमेंट्स करके बता दीजिए। दोस्तों सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदरवन का डेल्टा, ये सब कहां पर है? ये सब पश्चिम बंगाल में है। अब एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि कलकत्ता हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? वो आप कमेंट्स करके बता सकते हो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हाल ही में वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाया गया। प्रमुख नहीं, उप प्रमुख। दोस्तों जो प्रमुख है इसके उनका नाम तो है एडमिरल करमवीर सिंह, लेकिन वाइस एडमिरल जिनका नाम है रवनीत सिंह, इनको भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का उप प्रमुख बना दिया गया है। ठीक है। तो अब जानते हैं दोस्तों भारतीय नौसेना के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है, और वाइस एडमिरल रवनीत सिंह के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। दोस्तों ये वाइस एडमिरल MS पवार के स्थान पर आ रहे हैं, और 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए थे। इनसे पहले कौन थे? MS पवार थे, जो 31 मई को रिटायर्ड हो चुके हैं। अब उनकी जगह पर किसको बना दिया गया? रवनीत सिंह को भारतीय नौसेना का उप प्रमुख बना दिया गया है। अब भारतीय नौसेना चर्चा में है तो सबसे पहले भारतीय नौसेना के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों जो भारतीय नौसेना है उसका अभी बताया आपको, इसका हेड कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह है। आपसे पूछा जाए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आप कमेंट्स करके बता दीजिए थल सेना दिवस और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसेना विश्व की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना, ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और इसका जो आदर्श वाक्य है वह सम नो वरुण है।
दोस्तों जो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर 1971 को याद में इस दिवस को मनाया जाता है। इस ऑपरेशन के तहत हुआ क्या था? भारतीय नौसेना ने जो 4 दिसंबर उसको पाकिस्तान जहाजों को डुबा दिया था। कितने? 4 पाकिस्तान जहाजों को डुबा दिया था उस दिन। ठीक है। भारतीय, आपसे पूछा जाए भारतीय नौसेना का जनक किसको कहा जाता है? भारतीय नौसेना का जनक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों 17वीं शताब्दी में जो मराठा थे छत्रपति शिवाजी भोसले महाराज, उनको भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। इतिहास में सबसे पहले नौसेना किन के पास थी? कौन से वंश के पास थी? तो दोस्तों एक वंश ने शासन किया है और उस वंश का नाम है चोल वंश। चोल वंश के पास सबसे पहले नौसेना थी, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रदीप चंद्र नायर को असम राइफल के नए महानिदेशक बनाए हैं। तो डीजी किसको बना दिया गया है दोस्तों? डायरेक्टर जनरल असम राइफल के, उनका नाम क्या है? प्रदीप चंद्रन नायर। किसको? प्रदीप चंद्र नायर को बना दिया गया। दोस्तों ये पदभार ग्रहण कर लिया इन्होंने 1 जून को। कब ग्रहण किया? 1 जून को। इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। ये 21वें नंबर के बने। कौन से नंबर के बने? 21वें नंबर के। दोस्तों आपने असम राइफल्स के बारे में सुना होगा, उत्तर पूर्व का प्रहरी भी कहा जाता है। असम राइफल्स के जो सैनिक हैं उनको भारत में उत्तर पूर्व का प्रहरी की संज्ञा भी दी गई है। दोस्तों असम राइफल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1835 में। कब हुई थी? 1835 में हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में, और शिलोंग का मेघालय, और मेघालय की राजधानी भी क्या है? शिलोंग ही है। और वर्तमान में इसके डीजी तो किसको बना दिया गया? प्रदीप चंद्रन नायर को बना दिया गया। दोस्तों ये थी आज 3 जून से रिलेटेड हमारी करंट जी के। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो ईमानदारी के साथ इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके यार दोस्तों से, जितने भी आपका फ्रेंड सर्किल है, उन सब से इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू मित्रों।